माफ़ कीजिएगा, समस्या की वजह से पिछले 2-3 दिन से भोपाल जूझ रहा है। किसी से बात करना भी कठिन जा रहा है। ज़्यादा बारिश की वजह से संभवतः इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए परेशानी हो रही है। बार बार रहे थे मिशन कर्मयोगी की। बहुत सारे मित्रों ने कर्मयोगी के बारे में हमसे पूछा है, प्रश्न किए हैं कि मिशन कर्मयोगी क्या है। 2 सितंबर को यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मिशन कर्मयोगी या भारत का कर्मयोगी पर मुहर लगाई है। कई लोगों का प्रश्न है, क्या इस मिशन के लागू होने के बाद से हर सिविल सर्वेंट कर्मयोगी हो जाएगा? क्या उसको हम कर्मयोगी कहने लगेंगे? क्या कार्य और आचरण है वो कर्मयोगी जैसा हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 3 तरह के स्पिरिचुअल पाथ हैं: कर्मयोग, धर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग या कर्म का मार्ग, धर्म का अथवा जो पाथ ऑफ नॉलेज है उसको ज्ञान योग कहते हैं। जो पाथ ऑफ लविंग एंड डिवोशन है इसको हम धर्म का मार्ग कहते हैं। और जो राइट एक्शन का पाथ है उसको हम कर्म योगा कहते हैं। कर्म योगा ऐसा योग है या ऐसा मार्ग है जिसमें हम ऐसा समझते हैं कि भगवान हमसे ये कार्य कराना चाहता है, तभी हम वह कार्य करते हैं, या गॉड अपना कार्य हमारे माध्यम से कराता है। ये तीनों मार्ग आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, अर्थात अलग अलग डिग्री के ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। कोई धर्म प्रधान होता है, कोई कर्म प्रधान होता है, कोई ज्ञान प्रधान होता है। तीनों में बैलेंस होता है। प्रधानमंत्री जी ने जब 2 सितंबर को ये मिशन पर मुहर लगाई तो उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि पहली चीज़ तो उन्होंने कहा ये मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है, ये आज तक का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज मैनेजमेंट के बारे में सबसे बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा, ये गवर्नमेंट फंक्शनिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक रेडिकली इम्प्रूव करेगा, एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग में, सिविल सर्वेंट्स के फंक्शनिंग में एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरा, भविष्य के लिए सिविल सर्विसेज से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं उसके लिए ये सिविल सर्वेंट तैयार करेगा। हम देखते हैं कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है अभी, और भविष्य के लिए हमको कैसा सिविल सर्वेंट चाहिए। ये मिशन कर्मयोगी या कर्मयोगी फॉर द नेशन, इसका विजन है कि हाउ अ सिविल सर्वेंट शुड बी टू मीट वर्ल्ड क्लास और फ्यूचर चैलेंजेस। एक सिविल सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट किस तरीके से भविष्य के चैलेंजेस को मीट करेगा, इसके लिए हमारा सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, ये मिशन कर्मयोगी में डिफाइन किया गया है। हमारा सिविल सर्वेंट इमेजिनेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि कल्पनाशील होना चाहिए और नवाचारी होना चाहिए। हमारा सिविल सर्वेंट प्रोएक्टिव होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, पहले से उसको समझना चाहिए, एंटीसिपेट करना चाहिए प्रॉब्लम। अगर बाढ़ आ रही है तो पहले से तैयारी करके रखना चाहिए, अगर सूखा पड़ रहा है तो पहले से तैयारी करना चाहिए कि किस तरीके से हम जनता की सेवा कर सकते हैं। तो प्रोएक्टिव होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए, प्लस सरल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आता है, उसकी मनोदशा इतनी अच्छी नहीं होती है कि अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, तो उसकी समस्या पोलाइटली सुनना चाहिए, सरल तरीके से सुनना चाहिए, उसका पूरा पेशेंटली सुनना चाहिए उसको, और उसकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। सिविल सर्वेंट पेशेवर और प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ऊर्जावान एवं समर्थकारी होना चाहिए, इनर्जेटिक होना चाहिए और इनेबलिंग होना चाहिए। ही शुड बी इनर्जेटिक, ही शुड नॉट बी लेजी, समर्थकारी होना चाहिए। सिविल सर्वेंट ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड होना चाहिए, पारदर्शी और तकनीकी युक्त होना चाहिए, और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक एवं सृजनात्मक होना चाहिए।
यदि हम देखें कि आज हमारा सिविल सर्विसेज का मैनेजमेंट कैसा है, तो आप पाएंगे कि जो मेथड और प्रैक्टिस हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, अलग अलग हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सबके अपने अपने प्रोग्राम हैं, वो अलग अलग चलते हैं, सब एकला चलते हैं। मिलजुल कर चलने का इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट इसमें नहीं है। तो जो हमारी नई पॉलिसी है, मिशन है, ये अभी हम बात करेंगे इसमें कि कैसे इस सबको इंटीग्रेट करता है। इसमें लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं है। जब जिसको जो मौका मिलता है वो कोर्स कर लेता है, वो ट्रेनिंग कर लेता है। इसमें रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी है। एक ही कोर्स इंस्टीट्यूट में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम असिस्टेंट डेस्क ऑफिसर हैं और हमको इकोनॉमिक्स में अगर अपना कैरियर आगे बढ़ाना है, तो हमको किस तरीके से इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए, जिससे हम इकोनॉमिक्स में ही, फाइनेंस में ही एक्सपर्टीज डेवलप कर सकें। बहुत सारी रिडंडेंसी है, बहुत सारी ट्रेनिंग बेकार है, केवल फॉर नेम से हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। कॉमन शेयर्ड नॉलेज और फैकल्टी, इसका उपयोग नहीं है। एक इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी बहुत अच्छी है, एक इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उसका केवल वही इंस्टीट्यूट उपयोग करता है, उसी डिपार्टमेंट के लिए, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो ये जो मिशन कर्मयोगी आया है, इस सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय व्यवस्था है। यह प्रभावी रूप से सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक स्तर पर क्षमता विकास की व्यापक सुधार की व्यवस्था करता है। इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और प्रोसीजरल लेवल पर ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। प्रभावी रूप से सार्वजनिक व्यवस्थाओं को ये बढ़ावा देती है। इसके लिए, इसके मॉनिटरिंग के लिए इसमें एक प्रधानमंत्री जी की HR काउंसिल है, जिसमें प्रधानमंत्री जी जिसके चेयरमैन हैं, और इस PM इसकी पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके काम को कोऑर्डिनेट करेगी, शेयर्ड रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करेगी, शेयर्ड फैकल्टी को, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसको कोऑर्डिनेट करेगी, इस तरीके से। फिर इसमें एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। IGOT, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो वर्ल्ड क्लास नॉलेज, जिसमें वो कंटेंट के रूप में रहेगी। एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरा इंडिया का बनाया हुआ होगा, और इसका कंटेंट केवल सीनियर सिविल सर्वेंट्स को ही नहीं, सबको अवेलेबल रहेगा। ये कंटेंट चाहे जूनियर सिविल सर्वेंट हो, चाहे असिस्टेंट डेस्क ऑफिसर हो, चाहे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, कांस्टेबल हो, या डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, सबको अवेलेबल रहेगा। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कि भविष्य के लिए सिविल सेवा का निर्माण सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान निहित नवभारत के सपनों के अनुरूप इसका गठन हुआ है। यह दक्षता आधारित क्षमता विकास पर बल देता है। भारत का अपना खुद का सिविल सर्विसेज दक्षता ढांचा निर्माण कर रहा है। इसमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ली गई है। इसमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम्स और प्रायोरिटीज़ की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पूरा इंटायर सिविल सर्विसेज विल वर्क यूनाइटेडली फॉर द नेशन। इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान दिया गया है। ये लार्जेस्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म इन द वर्ल्ड होगा। इसका अल्टीमेट पर्पस है कि एक ऐसा सिविल सर्वेंट डेवलप करें जिसमें डोमेन कॉम्पिटेंसी हो, जिसमें फंक्शनल कॉम्पिटेंसी हो और जिसमें बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी हो। ये ओवरऑल सिटीजन को सेंटर में रखकर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। मिशन कर्मयोगी के जो की प्रोग्राम्स हैं उनमें पहला है शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल। अभी तक रूल बाउंड होता, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है।
ये मिशन कर्मयोगी में प्रत्येक रोल डिफाइंड होगा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी का रोल क्या है, सेक्रेटरी का रोल क्या है, कांस्टेबल का रोल क्या है, और उस रोल के लिए क्या फंक्शंस हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, और उसके लिए उस सिविल सर्वेंट को तैयार किया जाएगा। तो उसमें डोमेन कॉम्पिटेंसी हो, उसमें फंक्शनल कॉम्पिटेंसी हो, उसमें बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी हो। तो ये शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल है। इसमें आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। ये सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। ये इंडिया का बना हुआ है और ये वर्ल्ड क्लास कंटेंट ऑफर करेगा। बेस्ट लर्निंग कंटेंट इसमें अवेलेबल होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, ये सेक्रेटरी से लेके नीचे से लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी तक, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक सबको उपलब्ध रहेगा। ये नहीं होगा कि इसका कंटेंट केवल सीनियर सिविल सर्वेंट्स को उपलब्ध रहे। पॉलिसी फ्रेमवर्क इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लानिंग एंड प्रोग्रेस इन कैरियर को ये मॉनिटर करेगा। एचआर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिहेवियरल, डोमेन और फंक्शनल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज को ये मैनेज करेगा। इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक काउंसिल बनेगी, एचआर काउंसिल होगी जो इसको मॉनिटर करेगी। और क्रेडिबल और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिससे इसकी इंटरनल ऑडिट भी होगी और एक्सटर्नल ऑडिट भी होगी, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगी। इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई ने प्रश्न पूछा है। इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा टॉप लेवल पर। इसमें प्रधानमंत्री जी की एचआर काउंसिल होगी, जिसमें प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होंगे। बहुत सारे इसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अधीन एक कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, जो सभी विभागों के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगी, मॉनिटर करेगी। उसके नीचे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा। एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में ये ऑटोनोमस यूनिट है। इसमें बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे और संबंधित विभागों जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। और इसके साथ में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होगी जो आईगॉट होगी, गवर्नमेंट ओन्ड, और ये कंपनी उपलब्ध कराएगी। इसमें टोटल आउटले 510 करोड़ का है अभी, और प्रत्येक सिविल सर्वेंट पर मिनिमम 431 रुपये का खर्च आएगा। तो ये इसमें एक जो इसका फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल मॉडल है, वो भी इस 431 रुपये प्रति सिविल सर्वेंट इसमें खर्चा आएगा। प्रधानमंत्री जी की जो एचआर काउंसिल है, जैसा मैंने आपने उसमें बताया, इसमें प्रधानमंत्री जी चेयरपर्सन होंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप में इसमें सिलेक्टेड यूनियन मिनिस्टर्स होंगे और चीफ मिनिस्टर्स होंगे। थॉट लीडरशिप में एमिनेंट नेशनल और ग्लोबल एकेडमिशियंस होंगे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे, नोबेल लॉरेट्स होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स होंगे, और सिविल सर्विसेज की भी लीडरशिप होगी, संबंधित विभागों के लोग भी इसमें होंगे। ये एपेक्स बॉडी होगी जो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देगी मिशन कर्मयोगी के लिए। ये मॉनिटर करेगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को। इसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान पुटअप किया जाएगा, जिसको ये अप्रूव करेंगे और मॉनिटर करेंगे, और वेरियस रिपोर्ट्स को, सिविल सर्विसेज स्टेटस रिपोर्ट्स को ये रिव्यू करेगी कमेटी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो इसका अगला स्ट्रक्चर है, पहला हुआ पीएम काउंसिल, पीएम एचआर काउंसिल, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक शेयर्ड रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करेगा। सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स इसके अधीन होंगे, और एक किस तरीके से शेयर्ड फैकल्टी को और शेयर्ड रिसोर्सेज को किस तरीके से आपस में
यूज़ करेंगे, इसका ये व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिसोर्सेज और फैकल्टी अवेलेबल हैं, उनका किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स में इनका यूज़ करना है, वो उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग केवल सेक्रेटरीज की हो रही है, ट्रेनिंग वर्टिकल इंटरेक्शन की भी होगी, मिड कैरियर की भी होगी। और जो मिड कैरियर ट्रेनिंग पहले होती थी कि वो केवल एक ही सर्विस के लोग ले लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। क्रॉस कटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जिसमें सभी सर्विसेज के लोग उन ट्रेनिंग में भाग लेंगे। और ये टेम्पलेट डिफाइन करेगी कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान क्या होगा। PMHR काउंसिल में ये पुटअप किया जाएगा, जहाँ पर PMHR काउंसिल में इसको अप्रूव किया जाएगा। ये एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज पर रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर को पुटअप करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने बोला iGOT प्लेटफॉर्म, ये 100% सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट के तहत ये स्पेशल पर्पस SPV बनाई जाएगी, जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड होगी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस सर्विसेज होंगे, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जो इस ट्रेनिंग का लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिस विभाग को मिल रही है, ये उसका एक रिप्रेजेंटेटिव्स उसके इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे। गवर्नमेंट ओन करेगी और ऑपरेट करेगी इसको, और ऑपरेशनाइजर रोबस्ट कंटेंट इकोसिस्टम होगा इसका, एक्सटेंडेड टू स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। इसका एक कहना चाहिए मार्केटिंग मॉडल भी है कि आउटरीच है एंड चेंज मैनेजमेंट है, कि ये दूसरे राज्यों को एवं कंट्रीज़ को भी ये अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क भी इसमें डिसाइड किया गया है कि प्रधानमंत्री जी का एक डैशबोर्ड होगा, 24/7 रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती रहेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान आएगा, एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस की रिपोर्ट आएगी और इसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होगी। कुल मिलाकर सिटीजन को सेंटर में रखकर अल्टीमेट गोल है एक प्रोफेशनल डिलीवरी बढ़ाने का, एक पर्सनल डिलीवरी बढ़ाने का, एक प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाने का, और फाइनली स्टीम एंड रिकॉग्निशन कि जैसे हमें कोई स्टीम पकड़ना है कि हमको फाइनेंस में करना है, तो हम फाइनेंस में किस तरीके से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कोर्स करेंगे या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करेंगे, डिफरेंट लेवल्स के, उस सब के भी अरेंजमेंट्स इसमें हैं कि वो कोर्सेज या उनका कंटेंट किस तरीके से आपको iGOT के माध्यम से उपलब्ध होगा। और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि अपने को एक बहुत ऊंचे संतुष्टि के बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने का है। ये हमारा सिटीजन को सेंटर में रखते हुए और किस तरीके से हमको एक मिशन कर्मयोगी का निर्माण किया गया है कि सिटीजन को सेंटर में रखते हुए बेहतर से बेहतर सुविधाएं आम नागरिक को पहुँचें। इसके लिए सिविल सर्विसेज में क्या उत्थान करना है, क्या परिवर्तन करना है, क्या सकारात्मक चेंजेस लाना है, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में, उनकी फंक्शनल कॉम्पिटेंस में, उनकी डोमेन कॉम्पिटेंस में, और उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाना है, इस सब के लिए मिशन कर्मयोगी बनाया गया है। हमें देखना है कि हमारे सिविल सर्वेंट्स इसको कैसे लेते हैं, इसका कितना फ़ायदा लेते हैं, और क्या सच में महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर हमारे सिविल सर्वेंट कर्मयोगी बन जाते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा कि भविष्य बताएगा कि हम इससे कितना आत्मसात करते हैं, कितना इसको अपने आप में निहित करते हैं, और किस तरीके से हम जन सिटीजन को सेंटर में रखकर डिलीवरी जिसमें हमारे सिटीजन की संतुष्टि रहे। शिवराज ज्योति जी ने एक प्रश्न पूछा है, अगला हम प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। अभी हमने बात की कर्मयोगी की, अब हम आगे चल रहे हैं कि किस तरीके से जो बाकी प्रश्न आए हैं उनको हम एड्रेस करें। शिवराज जी ने प्रश्न पूछा, आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे गलत उम्र बताकर फेसबुक में आईडी बना लेते हैं
उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। वो अपनी एज भी गलत बताते हैं। फेसबुक एक्चुअली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सोशल इंटरेक्शन के लिए लोग गलत बनाते हैं। अपने को ही संभल के रहना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। समाज में जब इंडस्ट्री आती है तो पोल्यूशन भी आता है। तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है तो इसमें अब इसके साथ में जो कहना चाहिए इसका पोल्यूशन है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ये हैं। बच्चे कई बार तो केवल मजाक मजाक में बनाते हैं, फ़न के लिए बनाते हैं, कई बार चीटिंग के लिए भी बनाते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। ध्यान रखना चाहिए, गलत चीज़ है। लखविंदर सिंह राय जी पूछ रहे हैं, सर मेरे परिचित को एक व्यक्ति द्वारा ऐसा फ्लैट बैंक से फाइनेंस करवा के बेच दिया जिसे पूर्व में ही एक व्यक्ति को इसी व्यक्ति ने अन्य बैंक से फाइनेंस करके बेचा था। यह गलत है, नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहिए और रजिस्ट्री पे फोरफिट हो जाती है पहली वाली बैंक में जब उस पर फाइनेंस होता है। लेकिन ये चीटिंग है, इस पर थाने में FIR कराना चाहिए 420 का। फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए तो 467-68 लगेगा। हीनस ऑफेंस है और काफ़ी सेशंस ट्रायल है, काफ़ी ज़्यादा सज़ा है। तो 420, 467-68 IPC का FIR कराना चाहिए संबंधित थाने में। हितेश कलाल जी कह रहे हैं, अगला प्रश्न है, मेरे क्षेत्र में आए दिन चोरी का मामला बढ़ रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर जाना चाहिए, पुलिस से मिलना चाहिए। की कॉलोनी है तो एक कॉलोनी का एक चौकीदार रखना चाहिए। उसके एंटीसीडेंट्स पुलिस से वेरीफाई करा लेना चाहिए आपको। और खुद भी आप लोगों को अपनी एक समिति बनाकर, कॉलोनी रक्षा समिति बनाकर, और पुलिस को उसकी सूचना देना चाहिए। पुलिस वालों को बोलना चाहिए जब भी गश्त में आए तो हमारी व्यवस्था भी देखें, गश्त में एक राउंड यहाँ भी लगाएं। पुलिस की काफ़ी समस्याएं हैं कि बहुत सारी नई कॉलोनी बनती जा रही हैं और पुलिस वालों रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कई बार नहीं कर पाती है। कई बार चोर भी समझते हैं कि पुलिस 3 बजे आएगी तो 5 बजे चोरी के लिए निकलते हैं। पुलिस 2 बजे अगर राउंड पे आती है तो 3 बजे चोरी करते हैं। चोर भी बहुत समझदार होता है और बहुत रिसर्च करके ही चोरी करता है। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। आपको सबको मिल के थोड़ा पैसा शेयर करके कॉलोनी का चौकीदार रखना चाहिए और ख़ुद भी कभी कभार आप लोगों को 4, 5, 6 का झुंड रोटेशन में बनाना चाहिए कॉलोनी के यूथ का, और उसके हिसाब से रोटेशन में रात में बुलाना चाहिए। जब पुलिस की गाड़ी निकले तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि एक कॉलोनी का भी चक्कर मारें, डेड रेंट का काम करेगा। ये नज़र रखना चाहिए कि कॉलोनी में कौन प्लम्बर आता है, कौन इलेक्ट्रीशियन आता है, कौन सफाई कर्मचारी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ये कर्मचारी होते हैं इनको जानकारी होती है कि घर में कम मालिक नहीं है, कितने लोग हैं, घर का मेल मेंबर कहीं छुट्टी मनाने गया है, घर खाली है तो सुने घर में चोरी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब पर भी नज़र रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यम को लेकर जो गृह भाषी लोग, नहीं युद्ध नहीं कहेंगे, गलत है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और शायद आपने एजुकेशन पॉलिसी के रिलेशन में एक प्रश्न पूछा है। तो एजुकेशन पॉलिसी में जो मीडियम ऑफ लर्निंग है उसके बारे में कहा गया है मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में या होम लैंग्वेज में आपका प्राइमरी एजुकेशन हो सकता है। जो फाउंडेशनल कोर्स मतलब शुरू में 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर्स आपका एजुकेशन होम लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या आपकी मदर टंग में हो सकता है। और ऐसा नहीं है, हिंदी भाषी लोग हिंदी ही बोलते हैं। और ये ज़रूर है कि एक ऐसी मान्यता है, वैसे मैं कहूँगा कि हिंदी में इंटरव्यू देने पर बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मिक्स लैंग्वेज में भी इंटरव्यू देने पर बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि अंग्रेजी अच्छी हो तो इंटरव्यू में ख़ासतौर से सिविल सर्विसेज में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो जिसके लिए यूपी ने अभी किया है 2018 से कि प्रत्येक वर्ष 5000 जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल करने का निर्णय लिया था। इस तरीके से इंग्लिश भी प्रमोट हो रही है। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन
और नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आप इंग्लिश एज सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, जानना चाहिए। जितनी भाषा आप जाने उतना अच्छा है। इंग्लिश भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, बंगाली भी पढ़िए, तमिल भी पढ़िए, जो बहुत सारे लोगों का एप्टीट्यूड होता है लैंग्वेज पढ़ने का। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है और अब तो बहुत ही भारत का विकास हो चुका है। पहले का भी था कि कुछ राज्यों में एंटी हिंदी आंदोलन होते थे, तब था जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। अभी तो ये बड़ा अच्छा आया है कि आप तमिल में अगर पढ़ना चाहें तमिल पढ़ें, बंगाली पढ़ना चाहते हैं बंगाली पढ़ें। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जो आपकी मदर टंग है उसमें आप पढ़ सकते हैं। कृष्णोदान जी ने लिखा है, सर ग्रेजुएट पास इज चोजन फॉर आईएएस। हाँ सही है। आईएएस के लिए जो बेसिक डिग्री है, आईएएस का मतलब जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है एग्ज़ाम लिखने के लिए, वो ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम देंगे, मेन क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू बुलाए जाएंगे और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज में आपकी मेरिट के अनुसार सेवा अलॉट होगी। मेरे ख्याल से आप यही पूछना चाहते थे। मुकेश यादव जी का प्रश्न है, सर आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं और मना करने पर भी सुसाइड कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो अभी भारत सरकार ने ही बहुत सारे मोबाइल ऐप बंद कर दिए हैं। एक पबजी का लोग कहते थे पबजी खेलते खेलते, या ब्लू वेल गेम था, उसको खेलते खेलते किस तरीके से बच्चे सुसाइड करते थे। कुछ उसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाता था बाद में चैलेंजिंग, कि जिससे आदमी की डेथ तक हो जाती थी और वो सुसाइड हो जाती थी। लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे गेम्स बंद हो रहे हैं। हमें काउंसलिंग करना चाहिए, या बच्चों के मोबाइल में ऐसा फीचर्स आते हैं कि वो ऐसे डेंजरस गेम ही डाउनलोड नहीं होंगे या चलेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था आपको कर लेना चाहिए। ऐसे टूल्स डाल देना चाहिए बच्चों के मोबाइल में कि वो डेंजरस गेम्स खेल ही नहीं सकें। टीम सुबीर जी लिखते हैं, हेलो सर, आई एम सुबीर कुमार नस्कर फ्रॉम अ रूरल विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। 1 month ago I got cheated 27,200 on OLX purchase old bike. Sir, please help me. I am going through a very bad situation. Yes, कोविड के दौरान 27,200 रुपये चला जाना बड़ी बात है और सही में आप ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। OLX एक सेल और परचेज का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपके साथ चीटिंग हुई है। आपने क्षेत्र के, मेरा काम प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। आप बहुत दूर हैं हमसे, 700-800 किलोमीटर दूर हैं। आप वहाँ के जो भी आपका संबंधित क्षेत्र है वहाँ के पुलिस अधीक्षक से मिलिए, वहाँ के साइबर पुलिस स्टेशन में जाइए या स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाइए और स्थानीय पुलिस स्टेशन में आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, ज़रूर आपको राहत मिलेगी। अगला प्रश्न है, किसी भी अपराध में नशे की कितनी भूमिका होती है? नशे की बहुत भूमिका होती है। नशा यूफोरिया होता है, इंसान को मालूम नहीं रहता है वो क्या क्या कर सकता है। आप देखिए बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, डोप टेस्ट में डोपिंग होती है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। नशा आदमी में एक अंदर से एक आर्टिफिशियल स्फूर्ति भरता है जो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आदमी एंजॉय करता है, लोग सोने के लिए नशा करते हैं, लोग जगने के लिए नशा करते हैं, लोग दौड़ने के लिए नशा करते हैं, लोग अपराध कमिट करने के लिए नशा करते हैं क्योंकि फिर उनको होश नहीं रहता है। लोग मर्डर करते हैं नशा में, ब्रूटली मर्डर करते हैं, उनको होश ही नहीं रहता है वो क्या कर रहे हैं। तो अपराध में नशे की बहुत ज़्यादा भूमिका है और एक्सीडेंट्स में भी नशे की बहुत ज़्यादा भूमिका है। आपका बॉडी पे, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रहता है। हमने देखा है एक्सीडेंटल केसेस में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं 80% 90% जब वो एक्सीडेंट करते हैं तो वो नशे में होते हैं, वो ड्रग इन्फ्लुएंस में रहते हैं।
एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमने कोशिश की थी कि ड्राइवर्स को हाईवे पर रोक रोक कर रात में 2-3 घंटे सोने, उनको पानी दें, वहाँ पर किसी भी ढाबे पर वो रुकें, पानी पिएँ, खाना खाएं और 2-3 घंटे विश्राम करने, रात में ना चलें। इसलिए जिससे रात में शाम के समय अगर वो नशा करते हैं तो वो नशा उतर जाए, उसके बाद गाड़ी चलाएं। नशे में कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मर्डर करने में, डकैती में, रॉबरी में ज़्यादातर हमने देखा है जब अपराधियों को पकड़ते हैं तो नशे में होते हैं, तो नशे के लिए भी अपराध करते हैं और नशे में भी अपराध करते हैं। नशे के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, एक आदत होती है, एडिक्शन होता है, उनको नींद नहीं आती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बदन टूटने लगता है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, छटपटाते हैं कि उन्हें कैसे भी पैसा मिले और वो नशा करें, ये एडिक्शन हो जाता है। नशे की अपराध में बहुत भूमिका है। अगला प्रश्न है, आम आदमी को पुलिस थाने में जाने में इतना डर क्यों लगता है? देखिए, इसका ऐतिहासिक कारण है। पुलिस अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान में अपने फॉल्टी लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस बनाई थी। दुर्भाग्य है हम आज़ादी के पश्चात भी उसी तरीके से, उसी छवि में जी रहे हैं, और इस छवि को और जो पलीता लगाया वो हिंदी मूवीज़ ने लगाया। हमेशा आप देखेंगे घटना हो जाने के पश्चात पुलिस पहुंचती है, पुलिस को बहुत ही बुद्धू टाइप से दिखाया जाता है या बहुत ही दुष्ट टाइप से दिखाया जाता है। शरीफ पुलिस केवल अमिताभ बच्चन, आमिर खान या कुछ पिक्चर में इन लोगों को दिखाया गया, अदरवाइज़ ज़्यादातर पिक्चरों में पुलिस को निगेटिव रोल में दिखाया जाता है। अंग्रेज़ों ने पुलिस बनाई थी अपने फॉल्टी लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 1861 में हमारा पुलिस एक्ट आया वो 18 ग्राउंड में आया था। 1857 में म्यूटिनी हुआ था, और जो सिपाही म्यूटिनी था, और जो हमारे सिपाही थे वो अंग्रेज़ों के अलग होकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही आंदोलन कर दिया था। तो इन्होंने बनाया कि हमको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे पुलिस हमेशा शासन प्रशासन के अधीन रहे, उनके कब्जे में रहे। अब आपको मैं एक उदाहरण दूँ, अगर कोई व्यक्ति 2 केले चोरी करता है तो उसको मिनिमम 3 साल की सज़ा है, और अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं और उससे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको कितनी सज़ा होती है? 3 महीने की, 6 महीने की, 1000 रुपये, 5000 रुपये फाइन होता है। अब आप कंपेयर करके बताइए कि 2 केले की चोरी पेट पालने के लिए, 1 मुर्गी की डकैती परिवार के लालन पोषण के लिए जाती है, 5 से कम फोर्सफुली करते हैं तो लूट होती है, और बिना नॉलेज के करते हैं तो चोरी होती है। तो चोरी 4 केले की या 1 मुर्गी की, लूट 1 मुर्गी की, या डकैती 4 मुर्गी की। कुल कीमत कितनी होगी 4 मुर्गी की? 1000 रुपये, 1200 रुपये। लेकिन अगर 5 लोग या उससे अधिक लोग मिलकर एक राय होकर 5-6 मुर्गियों की किसी से बलपूर्वक छीनते हैं तो ये डकैती होती है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट है। आप बताइए, ये अपराध बड़ा है या शराब पीकर किसी को सड़क पर क्रश कर देना अपनी गाड़ी से, या बिना शराब पिए रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट तरीके से गाड़ी से किसी को क्रश करते हुए निकल जाना? कौन अपराध बड़ा है? अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा किसी की जान लेना बड़ा अपराध है। लेकिन जब एक कानून बनाया गया, इंडियन पेनल कोड बनाया गया लॉर्ड मैकाउले ने, उस समय मोटर गाड़ियाँ केवल अंग्रेज़ों के पास होती थी, उनको या पढ़े लिखे लोगों के पास होती थी। तो एक क्लास डिफरेंस था, एक पढ़े लिखे लोगों को, एक अंग्रेज़ों को, कि अगर उनसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट से, तो उसको ज़्यादा सज़ा हमें नहीं दे रहा है। गरीब हिंदुस्तानी 4 केला चोरी कर लेता है तो उसको 3 साल की सज़ा दे रहा है। हमारी न्यायपालिका कानून से चलती है, जो नियम होता है वो न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती है कि एक्सीडेंटल केस में 6 साल की सज़ा दे दे और डकैती के केस में फ़ाइन दे के छोड़। तो हम उसी से अभी चले आ रहे हैं, और इसीलिए
आम नागरिक में लोग सब समझते हैं, क्योंकि कट ऑफ लेवल पर पुलिस साथ में होती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस ही सब कुछ गलत कर रही है, और आम नागरिक का एक जो परसेप्शन पुलिस के बारे में होता है वो नकारात्मक होता है। अनुसूचित, अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति थाने, महिला थाने, सामान्य थाने, इस तरह के थानों में क्या फ़र्क है? क्या कोई महिला सामान्य थाने में जाकर भी रिपोर्ट कर सकती है या उसे महिला? देखिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, SC ST के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, महिलाओं के लिए अलग थानों का व्यवस्था की गई है। वो इसलिए की गई है जिसमें इन अपराधों को एक फोकस्ड अटेंशन मिले। महिला थानों में अधिकतर स्टाफ महिलाओं का होता है। ऐसी मान्यता है हमारी कि अगर महिला विक्टिम है तो अपनी व्यथा को अच्छे तरीके से महिलाओं को ही बता सकती है, और ख़ास तौर से अगर महिला के अस्मिता के संबंध में कोई अपराध हुआ है तो वो अपनी अस्मिता की बातें गंभीरतापूर्वक इन प्राइवेट महिला अधिकारी से ही शेयर कर सकती है, पुरुष अधिकारी से शेयर नहीं कर सकती है। इसलिए महिला थाने बनाए गए, SC ST थाने बनाए गए कि जो वीकर सेक्शन के खिलाफ अपराध होते हैं उसको ज़्यादा फोकस दे सकें, इसलिए SC ST थाने बनाए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराध इन्हीं थानों में पंजीबद्ध हो गए। कोई भी महिला चाहे तो सामान्य थाने में भी अपराध पंजीबद्ध करा सकते हैं, और सामान्य थाने में वो देखेंगे, वो चाहें तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फोकस के हिसाब से कि महिला थाने में स्थानांतरित कर दें। लेकिन अपराध तो पुलिस को जहाँ भी हो, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से पुलिस को करना ही पड़ेगी। अगर पुलिस के पास कोई भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो जहाँ भी आप ऑफेंस देंगे वहाँ पर FIR करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सरकार अन्य योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है उस प्रकार पुलिस सुरक्षा का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, प्रचार प्रसार किया जाता है लेकिन लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पुलिस सुरक्षा के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, मैंने अपने इस फेसबुक लाइव में भी आपने देखा, हम कोशिश करते हैं, आप लोग भी करते हैं कि कैसे साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए, कैसे चीटिंग से बचना चाहिए। लेकिन अभी एक मित्र हमारा 27,200 रुपये से चीट हो गया OLX के प्लेटफॉर्म पर। तो हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, इसमें हैमरिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, तो एक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। प्रचार प्रसार तो है लेकिन और अधिक एग्रेसिव तरीके से करने का आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, यदि पुलिस के खिलाफ कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराना हो तो वह कहाँ होता है? हर थाने में होता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास होता है। पुलिस के खिलाफ दो तरह के अपराध होते हैं। एक उसने जो अपनी ड्यूटी के दौरान कर्तव्यों के लिए किया है, जिसके लिए उसको 197 में CRPC में प्रोटेक्शन है कि पुलिस को प्रोसिक्यूशन से है यदि उसके कर्तव्य के दौरान उससे कोई गलती होती है तो उसमें क्या है। लेकिन अगर वो बिना कर्तव्य के कोई अपराध करता है, कोई पुलिस वाला किसी की पिटाई कर देता है, जाके ज़मीन जायदाद का झगड़ा है और इसका सामान्य थाने में अपराध होता है। कई बार हो सकता है कि भाईचारे में सामान्य थाना अपराध पंजीबद्ध शिकायत करना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी इसका अपराध पंजीबद्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है और वह सामान्य लोगों के लिए किस प्रकार लाभदायक है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग बाय द पीपल फॉर द पीपल है, विद द पुलिस। पुलिस जनता से मिलकर जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जनता से मिलकर कार्य करती है। जैसे फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, जो पारिवारिक विवाद हैं, ऐसी मान्यता है कि विवादों को आपस में मिल बैठ के सुलझा लो तो थाना कचहरी नहीं करना पड़ेगी, परिवार टूटने से बच जाएगा। मध्य प्रदेश में हर ज़िले में फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स चल रहे हैं और इन फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स के माध्यम से बहुत सारे पारिवारिक विवाद सुलझाए जा रहे हैं। बाल मित्र थाना है बच्चों को पुलिस फ्रेंडली बनाने के लिए, ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था है,
ग्राम रक्षा नगर रक्षा समितियां हैं, इससे एक अच्छी नेटवर्किंग होती है पुलिस की और जनता की, आपसी संबंध अच्छे होते हैं पुलिस के और जनता के। और इसके साथ साथ पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए कार्य भी करती है, अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य करती है। छोटे छोटे मामले अपने प्रारंभिक स्थिति में ही निपट जाते हैं, इसलिए बार बार पुलिस में नहीं जाना पड़ता है या मामला बढ़ता नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गाड़ी की नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा होता है, तो क्या उस पर चालान किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। और लेकिन हमारे समाज में इस सब की एक एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, कोई प्रेस लिखता है, कोई पुलिस लिखता है, कोई जनप्रतिनिधि लिखता है। इलेक्शन के दौरान ज़रूर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो ऐसी मुहिम चलाई जाती है और जिससे ये सब निकलवाया जाता है, लेकिन फिर इसका हो जाता है पालन ठीक से नहीं हो पाता। पुलिस भी अपने को कई बार इतना सामर्थ्य नहीं महसूस करती है कि वो प्रेस जो प्लेट लगन में लिखा हुआ है उसको हटवाए या पुलिस हटवाए या जनप्रतिनिधि का पद नाम हटवाए। तो इस तरीके से चल रहा है, लेकिन ये गलत है। जैसी गाड़ी आरटीओ से पास होती है उसमें कोई परिवर्तन आप स्वरूप में नहीं कर सकते हैं, करना गलत है। इसका चालान हो सकता है। सवाल इस बात का है कि कितनी दृढ़ इच्छा है, कितना दृढ़ निश्चय है, कितनी इच्छा शक्ति है कि ये कार्रवाई हो सकती है। कई लोग हैं जो PIL लगा देते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा देते हैं कि ये नहीं लिखा जाएगा और पालन भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों के लिए अलग थाने होते हैं या सामान्य थानों में ही बच्चों से संबंधित प्रकरणों को पंजीबद्ध किया जाता है? बच्चों के लिए कोई अलग थाने नहीं होते हैं, लेकिन जो JJ एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें अगर बच्चा आरोपी है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं कि उसको सामान्य मुजरिम से अलग रखना है, उनको किस तरीके से एक कस्टडी में रखना है करेक्शन सेंटर में, और किस तरीके कस्टडी में रखना है उसके लिए व्यवस्था दी गई है। डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसे केस की इंक्वायरी करता है, बच्चे को कहाँ बयान देना होते हैं, उस सब की व्यवस्था की गई। थाने बच्चों के लिए अलग से नहीं होते हैं। जो बाल मित्र थाना है वो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना, मतलब बच्चे को थाने की व्यवस्था के बारे में बताना। जो अभी बात हो रही थी, तो हम शुरू से जाते हैं पुलिस अपने प्रयास करके कि बच्चे शुरू से ही अगर थाने में आना शुरू हो जाए तो उनको एक थाने का भय ख़त्म हो जाएगा। मैं स्वयं भी जब IPS हो गया तब पहली बार थाने में गया, और जब थाने में गया तो मैं ये भूल गया था कि मैं IPS हूँ। मेरे अंदर के मेरे ज़हन में एक ऐसा लग रहा था कि मैं थाने में जा रहा हूँ, और एक अंदर से जो एक इंटरनल फीलिंग थी भय की, वो ज़रूर मेरे को महसूस हो रही थी, जबकि मैं तो थाने का बड़ा अधिकारी था। अगला प्रश्न है, किसी भी अपराध में लगाई जाने वाली धाराएं किस आधार पर लगाई जाती है? देखिए, FIR दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी इन ग्रेट डिटेल्स, और जो धाराएं लगाई जाती हैं वो ग्रेट डिटेल्स को पढ़कर लगाई जाती हैं। कोई पुलिस की अपनी मर्जी नहीं है कि चोरी की घटना हुई और लूट की धारा लगा दे, या मारपीट की घटना हुई और मर्डर की धारा लगा दे। इंडियन पेनल कोड में सभी अपराध डिफाइन किए गए हैं, बहुत सारे स्पेशल माइनर एक्ट भी हैं जिनमें अपराध डिफाइन किए गए हैं। उन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से FIR में धाराएं लगाई जाती हैं। जैसे 5 या 5 से अधिक लोग बलपूर्वक चल संपत्ति किसी के अधिपत्य से ले जाते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो गए, बलपूर्वक हो गए, अधिपत्य हो गया, चल संपत्ति हो गई, और उसके पोजीशन से ले गए। ये 5 इंग्रेडिएंट हुए तो डकैती हुई। तो जब ये 5 इंग्रेडिएंट FIR की बॉडी में आएंगे तभी धाराएं लगती हैं। इसलिए FIR लिखा जाता है कि दिनांक इतने को इतने बजे बिजली की पोजीशन, रोशनी की पोजीशन ऐसी थी, ऐसा था, अंधेरी रात थी, उजेली रात थी, इसमें 3 लोगों ने मिलकर इसको रास्ते में रोक कर मारपीट कर उसकी घड़ी छीन ली, सोने की चीन छीन ली। मतलब वो लूट हो गई, चल संपत्ति हो गई, बलपूर्वक हो गया, उसके अधिपत्य से छीन ली। नीचे लिखते हैं, यह अपराध धारा इतने इतने का पाए जाने से इस धारा में पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जाता है। तो
जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एफआईआर के, उसके हिसाब से धारा लगती है। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को प्रचार प्रसार में शामिल क्यों नहीं किया जाता, जिससे सामान्य जन को पुलिस का भी अच्छा चेहरा दिखाई दे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन क्या होता है, एक जनरल हमारी निगेटिव मानसिकता होती है। हम कोई निगेटिव चीज़ होती है उसको बड़े चटखारे लेकर पढ़ते हैं, आपस में शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ होती है तो हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे एक डीजी साहब थे, वो बोलते थे अच्छा काम करते हो तो कोई एहसान थोड़े करते हो, आपको तनख्वाह ही अच्छे काम की मिलती है। मैं भी यही कहता हूँ कि आपको वेतन मिलता है अच्छे काम करने का, ख़राब काम करने का वेतन किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ख़राब काम कर रहे हो तो ज़रूर आप अपनी तनख्वाह को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, और आपको तनख्वाह क्यों दी जाए ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यही चीज़ है, समाज में निगेटिव खबर जो होती है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। जो पॉजिटिव खबर होती है वो नहीं फैल पाती है, उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर भी आपसे मैं सहमत हूँ, पॉजिटिव समाचारों का एक अच्छा प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आप देखें कोविड के दौरान पुलिस के जो अच्छे कार्य हुए हैं उनका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है, लोग मानने लगे क्योंकि लोग पुलिस के संपर्क में आए। तो पुलिस के बारे में एक भी धारणा है कि जो पुलिस के संपर्क में आता है वो पुलिस के बारे में अच्छी इमेज रखता है, बशर्ते वो जो पुलिस के संपर्क में कभी नहीं आता। कोविड में बहुत सारे लोग पुलिस के संपर्क में आए तो उनके दिल में, उनके जहन में पुलिस के प्रति पॉजिटिव इमेज बनी। अगला प्रश्न ले रहे हैं, इसको अंतिम प्रश्न मानेंगे। हर पुलिस थाने के बाहर गाड़ियों के इतने भंडार लगातार सड़ रहे होते हैं, उन्हें बेचकर वह पैसा पुलिस के वेलफेयर में क्यों नहीं खर्च किया जाता है। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, पुलिस थानों के बाहर गाड़ियों का भंडार, दूसरा, उसे बेचकर वेलफेयर में पैसा क्यों नहीं जमा करते हैं। मैं सेकंड पार्ट का उत्तर पहले दूंगा। ये जो जब्ती होती है, शासकीय संपत्ति होती है, ये पुलिस वेलफेयर में नहीं जा सकता। इसका पैसा पुलिस वेलफेयर में जाने से उसका पैसा पुलिस के वेलफेयर में इस्तेमाल होगा। ये शासकीय संपत्ति होती है, राजसात की हुई संपत्ति होती है। इसका पैसा सरकार के कोष में जाता है और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है उससे सरकार अपने बजट में एलोकेशन में प्रावधान रखती है। ये सरकार की एक आमदनी होती है। बहुत सी गाड़ियों के भंडार होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी स्थिति खराब होती जाती है, लेकिन हमारी कुछ व्यवस्था ऐसी है कि अगर अपराध से संबंधित गाड़ी है तो उस अपराध से संबंधित गाड़ी का निराकरण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उस अपराध का निराकरण कोर्ट से ना हो जाए। अगर मर्डर केस में कोई उपयोग की गई गाड़ी जब्ती में है और उसमें ये कहा गया कि इस गाड़ी से ही क्रश करके आदमी को मारा गया है मर्डर में, तो जब तक उस कोर्ट से निराकरण नहीं हो जाएगा उसका, वो जब्ती की संपत्ति है। जब्ती की संपत्ति का निराकरण अपराध के निराकरण के साथ में होता है, और अपराध के निराकरण करने में बहुत सारे कारण होते हैं जो विलम्ब होता है। कोर्ट्स के पास केसेस की पेंडेंसी बहुत है, न्यायालय के पास रिसोर्सेज नहीं है, कई बार पुलिस वाले अधिकता की वजह से पेशी पर नहीं पहुंच पाते हैं, समन्स वारंट की तामीली में प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण अपराधों के निराकरण में विलम्ब होता है, और विलम्ब होता है तो अपराध की जब्ती की संपत्ति के निराकरण में भी विलम्ब होता है। इसलिए थानों के सामने गाड़ियों का अंबार लगा रहता है। फेसबुक लाइव में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे को। थैंक यू वेरी मच।